Today our chapter in history is Subhash Chandra Bose and the INA, Indian National Army. तो सुभाष चंद्र बोस के कंट्रीब्यूशंस को ध्यान में रखते हुए हमें इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन समझना है। पहले इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सुभाष चंद्र बोस की मेंटल मेकअप को समझ लेना होगा, जिससे महात्मा गांधी के साथ जो उनके डिफरेंसेस हैं और कांग्रेस के साथ जो डिफरेंसेस हैं वो समझ में आएंगे बिल्कुल क्लियरली। देखिए, सुभाष चंद्र बोस भागवत गीता से इंस्पायर्ड थे, विवेकानंद उनके आइडियल थे, रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग्स को उन्होंने बहुत ध्यान से पढ़ा था और ही वॉज अ मैन ऑफ एक्शन। रादर सुभाष चंद्र बोस का ये बिलीफ था, एस सी बोस का ये बिलीफ था कि नो चेंजेस इन हिस्ट्री आर ब्रॉट बाय डिस्कशंस। हिस्ट्री में कोई चेंजेस डिस्कशन से नहीं आए हैं, हिस्ट्री में जो चेंजेस आए हैं वो ब्लड शेड से आए हैं। तो ये उनका स्टार्टिंग से ही बिलीफ था और सुभाष चंद्र बोस का ऐसा मानना था कि वी डू नॉट नो द कंप्लीट ट्रूथ, सो अनलेस वी नो सेटिस्फैक्ट्री ट्रूथ वी शुड नॉट सिट आइडियल। तो जब तक हमको पूरा ट्रुथ पता नहीं लग जाए हमको बैठना नहीं चाहिए। तो ये टीचिंग्स कहाँ से आ रही? वेदांत से आ रही हैं। और वेदांत कहाँ से आ रहा है? विवेकानंद से आ रहा है। तो विवेकानंद की टीचिंग्स सुभाष चंद्र बोस को बहुत अच्छी तरह से इंस्पायर कर रही थी। तो सुभाष चंद्र बोस का ऐसा मेंटल मेकअप था। अहिंसा, गांधीवाद उनको कभी भी सूटेबल नहीं लगा। जब वो बहुत यंग थे तब भी उनको सूटेबल नहीं लगा, लेकिन उन्होंने गांधी जी की लीडरशिप को इसलिए फॉलो किया क्योंकि उस समय उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना ही उनका यहाँ पर इंडिया में कोई सोशल बेस था, ना इतनी पॉपुलरिटी थी। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्वेंट थे और सिविल सर्विस से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और क्योंकि उन्होंने कहा कि लॉयल्टी टू द ब्रिटिश राज एंड दिस लव विद द मदर इंडिया इज़ नॉट पॉसिबल। एक साथ दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं कि दोनों चीज़ें आप एक साथ करें कि ब्रिटिश राज के साथ लॉयल भी रहें और मदर इंडिया से लव भी करें, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सुभाष बोस वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 कटक। सो कटक में इनकी बर्थ हुई थी और इन्होंने अपनी जॉब एज अ सिविल सर्वेंट को रिज़ाइन कर दिया। वो उनको सूटेबल नहीं लगी क्योंकि उनको नहीं लगा कि वो इस ऐसा करते हुए अपनी मदरलैंड के साथ जस्टिस कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सुभाष बोस का बहुत फेमस एक स्टेटमेंट है कि रॉन्ग डूअर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना उससे बड़ा क्राइम है। तो ये बात सुभाष चंद्र बोस की जो कॉन्शियसनेस थी उसको कॉन्शियसनेस ने अलाउ नहीं किया। तो फिर इंडिया आकर उन्होंने जॉब से रिज़ाइन करने के बाद उन्होंने अपना पॉलिटिक्स में करियर शुरू किया और उस समय महात्मा गांधी वॉज अनडिस्प्यूटेड लीडर। महात्मा गांधी अनडिस्प्यूटेड लीडर थे एंड सुभाष बोस वॉज अ यंगस्टर। तो उनका कोई इंडिया में बेस नहीं था, कोई उनके पीछे मासेस नहीं थे जो जिनको लेकर बोस अपनी आइडियोलॉजी चलाते या कुछ कहते। तो उन्होंने महात्मा गांधी से मीटिंग्स करने के बाद कांग्रेस की तरफ उनका इंक्लिनेशन हुआ, लेकिन फिर भी कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। जो पहली पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी है वो स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और जाकर की जो पार्टी थी उसको उन्होंने ज्वाइन किया। और मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 1920s में मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी का जो पॉलिटिकल हाइट थी वो ऑलमोस्ट सेम थी। तो उन्होंने स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन वो महात्मा गांधी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए। उनको ऐसा बिलीव हुआ कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंडिया को फ्रीडम या स्वराज मिल सकता है। सुभाष बोस का बहुत क्लियर विजन था कि इंडिया में सोशलिस्ट पैटर्न पर ही इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जा सकता है और जमींदारी अबॉलिशन करना पड़ेगा। और सोशल लाइंस के अलावा कम्युनिज़्म का आइडिया उन्होंने इंडिया के हिसाब से अडॉप्ट किया था कि इंडिया में जमींदारी अबॉलिशन करना होगा, नई मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी, प्रिंसली स्टेट्स को अबॉलिश करना होगा, यूनाइटेड इंडिया बनाना होगा। और बोस का हमेशा मानना था कि टैक्टिक्स का यूज़ करना चाहिए, टैक्टिक्स का यूज़ करके, और जब भी हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे जो हमारे अपोनेंट हैं, उनकी जो वीकनेस है उनका हमको एडवांटेज लेना चाहिए। ये अहिंसा और मानवतावाद के जो सिद्धांत हैं ये बोस को सूटेबल नहीं लगते थे। उनका हमेशा ऐसा बिलीफ था कि अहिंसा से दुनिया में कोई बड़े परिवर्तन आज तक नहीं आए हैं। ऐसा वो पब्लिकली कहते भी थे कि इस तरह से, क्योंकि बार बार उन्होंने कहा है कि इंडिया इज़ डिमांडिंग द ब्लड, ब्लड इज़ डिमांडिंग द ब्लड, ब्लड इज़ कॉलिंग द ब्लड। ये बोस के फेमस स्टेटमेंट हैं कि टुडे वी शुड हैव ओनली वन डिज़ायर, दैट इज़ द डिज़ायर टू डाई, एंड वन may die for an idea but that idea will incarnate into many people
एंड इट विल इनकारनेट इनटू द जनरेशंस। और बोस की बात सही हुई कि एक व्यक्ति एक आइडिया के लिए मर सकता है, लेकिन उसका जो आइडिया है वो जनरेशंस तक लोगों के बीच में अमर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी से जो डिफरेंसेस हैं वो इसलिए नहीं क्रिएट हुए थे कि त्रिपुरी सेशन में गांधी जी ने उनके अगेंस्ट ओपोनेंट खड़ा कर दिया था। महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी उनको कभी भी सूटेबल लगी ही नहीं सुभाष चंद्र बोस को। वो शुरुआत से ही उनको महात्मा गांधी का अहिंसा, नेहरू की डिप्लोमेसी उनको बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो नेहरू को वो कहते थे कि ही इज़ एन पीस मेकिंग डिप्लोमैट एंड महात्मा गांधी इज़ एन अहिंसक सेंट। सो बट द पॉलिटिकल चेंजेस आर बीइंग ब्रॉट बाय एक्शन। तो इंडिया में एक्शन तो हो ही नहीं रहा। तो इसी लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उनको ऐसा लगा कि इंडिया में एक्शन हो रहा है और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट किया, क्योंकि स्वराज पार्टी तब उस तरह से एक्टिव नहीं रह गई थी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन चौरी चौरा के इंसिडेंट्स के बाद जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सप्रेस कर दिया तो बोस वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड और उन्होंने कहा कि आई डू नॉट हैव एनी ट्रस्ट इन गांधीज लीडरशिप। ये बात उन्होंने तभी कह दी थी। और उसके बाद बोस अपना पॉलिटिकल जो स्टैंड है इंडिया में बनाने लगे। लेकिन जैसा मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि 1920 से 30 का जो पीरियड है, इसमें ना बोस की सुनी जा रही थी, ना गांधी की सुनी जा रही थी, ना स्वराज पार्टी की सुनी जा रही थी। इस पीरियड में बहुत सारे फोर्सेस, एक तरफ रेवोल्यूशनरी, एक तरफ ये दंगे फसाद और एक तरफ कम्युनिज्म, बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ और पब्लिक का कोई लीडर नहीं था। महात्मा गांधी गाँव में चले गए थे और जाकर एक कांग्रेस के फॉर्मेशन की कोशिश कर रहे थे। तो इस समय बोस के पास कुछ भी ऐसा नहीं था करने के लिए कि पब्लिक को लीडरशिप दे सकते। तो जब महात्मा गांधी ने दोबारा से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया तो दोबारा से सुभाष बोस ने उसको जिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, तो दोबारा से सुभाष बोस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया। लेकिन द सेम अकर्ड, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। तो सुभाष बोस ने ये बात अच्छी तरह समझ ली कि महात्मा गांधी की लीडरशिप से इंडिया को कुछ भी सब्सटेंशियल हासिल होने वाला नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स तो इंडिया के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो तो डोमिनेंट स्टेटस देने वाले हैं। डोमिनेंट स्टेटस में इंडिया कॉमनवेल्थ में रहेगा, हम इंडियन क्वीन और इंडियन गवर्नमेंट और हम ब्रिटिश क्वीन और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रहने वाले हैं। हमको कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला है जो फ्री स्वराज इंडिया मिलेगा। तो इसलिए सुभाष बोस ने कांग्रेस में एक नई विंग, अपनी जैसी सोच वाले जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक नई विंग क्रिएट की, जिसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं। तो ये जो थॉट थे, रेडिकल थॉट थे, ये गांधीनियन आइडियोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट थे और उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस में जवाहरलाल नेहरू को भी ले लिया। तो सुभाष बोस और नेहरू दोनों ऐसे लोग थे जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बनाया, पूरा उसको स्टैंड किया, लेकिन कभी उसके एक्टिव मेंबर नहीं बने। और कांग्रेस की जो एक्टिव, और बोस के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उनके पास कोई पार्टी नहीं थी ना, तो कांग्रेस के मंच पर बार बार जाते थे वो। तो 1938-39 में ये कंडीशन आ गई कि सुभाष चंद्र बोस इतने पॉपुलर हो चुके थे अपनी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से, कि उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाने के लिए उन्होंने इलेक्शन लगा और इलेक्शन वो पहली बार जीत भी गए। लेकिन बोस की जो हरिपुरा त्रिपुरी के जो अधिवेशन है, जो कांग्रेस के सेशन है, उसमें वो जीते भी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन बोस को तो कांग्रेस में अपना एजेंडा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का लागू करना था। वो तो जमींदारी एबोलिशन और राजे रजवाड़ों को हटाने और फ्री इंडिया और स्वराज और गांधी जी से 20 साल आगे की बात कर रहे थे। तो ये बात महात्मा गांधी को पसंद नहीं आई। तो जब नेक्स्ट इलेक्शन हुआ तो महात्मा गांधी की और सुभाष बोस की रिफ्ट क्रिएट हो गई। बिल्कुल ऐसा लगा कि महात्मा जी नहीं चाहते हैं कि सुभाष बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। लेकिन इंडियन हिस्ट्री में ज़बरदस्त टर्न आया और सब लोगों ने सुभाष बोस को यूनानिमसली कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना। तो महात्मा गांधी ने इस समय सुभाष बोस के अगेंस्ट पट्टाभी सीतारामैया को इलेक्शन में खड़ा किया था। तो गांधी जी ने पब्लिकली एडमिट किया कि पट्टाभी सीतारामैया की हार, इट्स माय डिफीट, ये मेरी हार है। तो इसके बाद जब महात्मा गांधी ऐसा कहने लगे तो कांग्रेस, जिन लोगों ने सुभाष बोस को वोट किया था, उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमने गलती कर दी है। उन्होंने दोबारा महात्मा गांधी की लीडरशिप में अपना ट्रस्ट दिखाया और सुभाष बोस को बिल्कुल काम ही नहीं करने दिया। तो वर्किंग कमेटी ने इस्तीफा दे दिया, 15 मेंबर की जो वर्किंग कमेटी थी उसने रिज़ाइन कर दिया। तो सुभाष बोस से कहा गया कि आप दूसरी ऐसी वर्किंग कमेटी चुनिए जो प्रो गांधीनियन कमेटी हो। तो बिल्कुल इम्पॉसिबल कर दिया गया उनके लिए काम करना। तो जब उनके लिए काम करना इम्पॉसिबल कर दिया गया तो वैसी कंडीशन में सुभाष बोस ने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया। बहुत लोग चार्ज लगाते हैं कि इट वाज महात्मा गांधी हु स्पॉइल्ड द करियर ऑफ सुभाष चंद्र बोस, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का करियर महात्मा गांधी ने स्पॉइल नहीं किया। महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी में एक और वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं और सुभाष बोस की आइडियोलॉजी में आज डिस्कस कर रहा हूं। इट वाज द क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी, जिसमें व्यक्तिगत बात कुछ भी नहीं थी। ना महात्मा गांधी ने भगत सिंह का करियर स्पॉइल किया, ना महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस का करियर स्पॉइल किया। तो ये आइडियोलॉजीज़ का क्लैश था
जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में जो आइडियोलॉजी थी वो गांधी जी की आइडियोलॉजी नहीं थी, तो बोस को वो बात नहीं पसंद आई और गांधी को बोस की बात नहीं पसंद आई, इसलिए ये रिफ्ट क्रिएट हुआ था। ये जो बीच में जो इतनी जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ था, इसलिए क्रिएट हुआ था। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दोबारा से महात्मा गांधी की लीडरशिप में अपना फेथ बताया कि हम महात्मा गांधी की लीडरशिप में अपना फेथ इस्टेब्लिश करते हैं। तो बोस ने कांग्रेस के सभी जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को मानने वाले लोग हैं, उन सबको एक अलग पार्टी में लाना चाहा और उन्होंने नई पार्टी बनाई जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। तो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये सुभाष बोस ने 3 मई 1939 को बनाया और जस्ट 3 महीने बाद वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। तो वर्ल्ड वॉर से पहले भी ये सब क्लियर हो रहा था कि अब दुनिया में क्या होने वाला है। तो बोस कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाने का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो यही था कि इंडिया को तुरंत इंडिपेंडेंस चाहिए और तुरंत इंडिपेंडेंस के अभी कुछ दिनों बाद अभी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन करने वाली हैं, तो तुरंत इंडिपेंडेंस चाहिए और तुरंत इंडिपेंडेंस के साथ साथ इंडिया को उन्होंने अपना ये एजेंडा दिया कि सोशलिस्ट लाइंस पर इंडियन गवर्नमेंट रन करेगी, हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष बोस ने बनाई है वो कांग्रेस से अलग होकर के, उसका बेसिकली यही रीज़न था कि महात्मा गांधी के साथ उनका जो आइडियोलॉजी था वो मैच नहीं करी और कभी नहीं मैच करी, 1922 में भी मैच नहीं करी। तो इस तरीके से सुभाष बोस कांग्रेस से अलग हो गए और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को उन्होंने अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि वर्ल्ड वॉर आ गया है, लेकिन बोस की एक्टिविटीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उनको इंडियन डिफेंस एक्ट में अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके बोस ने तुरंत ये बताया कि वो बीमार हैं और उनकी हालत ख़राब होने लगी, अनशन पर बैठ गए, वो खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया। तो उन्होंने कैलकाटा हाउस में उनको बंद कर दिया गया, मतलब वहाँ नज़रबंद कर दिया गया एक तरीके से। वहाँ पर ड्रामेटिक तरीके से सुभाष बोस वहाँ से मत्सूदा नाम का पासपोर्ट एक नकली पासपोर्ट बनवाकर कलकत्ता से ड्रामेटिक तरीके से सुभाष बोस काबुल पेशावर होते हुए इंडिया की बाउंड्रीज फांद करके हिटलर के पास बर्लिन पहुँच गए। और वहाँ पर जब बर्लिन पहुँचे, और आप कंपेयर करिए इसको जरा शिवाजी से, मिडिवल हिस्ट्री में शिवाजी भी इस तरह से औरंगजेब की पकड़ से भाग गए थे और भाग करके फिर उन्होंने दोबारा किस तरह से मराठा एम्पायर को बहुत बड़ा किया था। तो ये सुभाष बोस ने नकली पासपोर्ट बनवा करके बाहर जा करके बर्लिन पहुँच करके वहाँ पर जो है रेडियो पर बताया कि महात्मा जी भारत की लड़ाई शुरू हो चुकी है, आशीर्वाद दीजिए मुझको। तो बोस पर्सनली महात्मा गांधी की रेस्पेक्ट करते थे, ये विचारों का क्लैश था। तो जो रेडियो पर बोस ने कहा है, और महात्मा जी ने ये नहीं कहा कि यू आर रॉन्ग, महात्मा जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया। तो महात्मा गांधी अपना काम कर रहे थे और सुभाष बोस अपना काम कर रहे थे। जर्मनी में बहुत सारे इंडियंस ने सुभाष बोस का स्वागत किया और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई गई और वहाँ पर उनको नेताजी का टाइटल दिया गया द ग्रेट लीडर करके। और जर्मनी में उस समय हिटलर वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहा था। अभी हिटलर से मीटिंग वो नहीं कर पाए, लेकिन सुभाष बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन नहीं किया है। ये बात बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, बात समझनी है। इस समय क्या हो रहा था? इस समय ये हो रहा था कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, जो सिंगापुर है, मलाया है, वहाँ पर ब्रिटेन और जापान की फ़ाइट चल रही थी। और ब्रिटेन और जापान की फ़ाइट में बहुत सारे वॉर ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है वो जापान ने बंदी बना लिए थे। तो बहुत जगह ब्रिटेन को डिफीट खानी पड़ी थी। तो ब्रिटेन को जब बहुत जगह डिफीट खानी पड़ी थी तो उस वजह से बहुत सारी ब्रिटिश आर्मीज रिट्रीट कर रही थी, सिंगापुर से, मलाया से बार बार हार रही थी। जब वो रिट्रीटिंग ब्रिटिश आर्मीज वापस आ रही थी तो भारतीय जो साउथ ईस्ट एशिया में जो इंडियंस थे वो सब एक हो रहे थे। और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था जब हमारी कैपिटल ट्रांसफ़र हो रही थी कलकत्ता से दिल्ली। रास बिहारी बोस उसी समय भाग गए थे इंडिया से, जाकर के सिंगापुर में सेटल हो गए थे। रास बिहारी बोस तब से 20 साल पहले से वहाँ पर इंडियंस को एक कर रहे थे। और जब ब्रिटिश आर्मीज वापस आ रही थी तो मोहन सिंह जो लेफ्टिनेंट थे उन्होंने ये सोचा कि हम वापस नहीं जाएंगे और वो जाकर जापानीज से मिल गए। उन्होंने कहा कि हम ये क्या कर सकते हैं यहाँ पर इंडिया के लिए। तो जापानीज ने बड़ा ड्रामेटिक काम किया। उन्होंने 45,000 इंडियन सोल्जर्स जो वहां पर प्रिजनर्स थे वो मोहन सिंह को सौंप दिए कि आप इनको लो, आर्मी बनाओ और इंडिया पर अटैक करो जाकर। तो 45,000 से ज़्यादा जो प्रिजनर्स थे वॉर, वो सब इंडियंस ही थे। वो सब इंडियंस लोग थे जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लड़ने गए थे, मगर अब उन्होंने कहा कि हम इंडिया के लिए फाइट करेंगे। तो उनके पास तो पूरी की पूरी आर्मी तैयार हो गई, प्रिजनर्स, और जापान सारे साथ में एयरक्राफ्ट और सारे वेपन्स और सारा कुछ एनिमेशन आर्म सब कुछ देने को तैयार हो गया। अब रास बिहारी बोस, मोहन सिंह एक्टिव हो गए और सिंगापुर में पूरी लीग बना दी गई, ओपन कर दिया गया कि भाई इसमें शामिल होइए सब लोग। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना विल दिया कि हम इसमें शामिल होंगे और शामिल होने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना विल दिया। बहुत सारी विमेन इसके लिए तैयार हो गई और एक रानी लक्ष्मी ब्रिगेड बनाई गई डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन की लीडरशिप में। उन्होंने रानी लक्ष्मी ब्रिगेड बना करके वहाँ पर पूरा एक वॉर का कंडीशन तैयार कर दी। और सुभाष बोस ये सब सिचुएशन जर्मनी से देख रहे थे, अभी वो जर्मनी में ही हैं। उसके बाद रास बिहारी बोस ने
जापानीज से बात करी कि हमको जब अगर हम वॉर करेंगे तो वॉर करने के लिए आप हमको क्या सपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए टोक्यो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, और टोक्यो कॉन्फ्रेंस ये रास बिहारी बोस के अटेम्प्ट, रास बिहारी बोस ने जो प्रयास किए, जो कोशिशें करी, उसकी वजह से ये टोक्यो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। टोक्यो कॉन्फ्रेंस में ढेर सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ जापानीज ने उनको श्योर सर्टन किया कि नहीं, हम वॉर में आपका पूरा साथ देंगे। इसके बाद बैंकॉक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। ये बैंकॉक कॉन्फ्रेंस जून 1943 की बात है। तो जो 1942, तो बैंकॉक कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई, बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में तो बहुत सारे डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया, और ये कहा गया कि ये जो आर्मी बनाई जा रही है, ये अगर इंडियंस लोग चाहेंगे, इंडिया के लोग चाहेंगे, तो ही ये आर्मी इंडिया पर अटैक करेगी। अब प्रॉब्लम ये थी, और इस सब की कमान मनमोहन सिंह के पास थी, और रास बिहारी बोस इस जो इसके प्रेसिडेंट चुने गए थे। अब यहाँ पर बात हुई कि हमको एक बहुत एफिशिएंट लीडर चाहिए, ऐसा लीडर जो सच में इन आर्मीज़ को मोबिलाइज कर सके और पूरी की पूरी रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सके, और इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए सच में कुछ कर सके। उस कंडीशन में सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी से, जो इंडिया से स्केप कर गए थे, जर्मनी से इन्वाइट किया गया। तब तक सुभाष बोस की मीटिंग हिटलर से हो चुकी थी, और हिटलर ने आश्वासन दिया था कि हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। बहुत बड़ी बात थी, इंडिया के लीडर्स को, हिटलर उसमें बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, तो इस तरह से मिल लेना। और उसके बाद हिटलर ने अपनी सबमरीन, अपनी पनडुब्बी प्रोवाइड करी, और हिटलर की पनडुब्बियों से सबमरीन में बैठ करके सुभाष बोस सिंगापुर पहुंच गए। और सिंगापुर पहुंच गए, वहाँ उनको ज़बरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया गया, और इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाई गई थी उसकी कमान सुभाष बोस को सौंपी गई। सुभाष बोस ने अपना फेमस कॉल दिया वहाँ पर, तुम मुझे खून दो, गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का वहाँ से कॉल था। और उसके बाद बोस बार बार यही कहते थे कि द ओनली वन डिज़ायर दैट वी शुड हैव इज द डिज़ायर टू डाई। उसके बाद वो जो लाखों की फ़ौज तैयार हुई, उस लाखों की फ़ौज ने इंडिया की तरफ मार्च करना शुरू किया। तो पहले बैंकॉक बनाए गए हेडक्वार्टर्स, फिर सिंगापुर किए गए, और ये आर्मीज़ आगे बढ़नी शुरू हुई। इन्होंने कोहिमा और क्लांग की जो फेमस पोस्ट हैं उनको भी कैप्चर कर लिया, और कुछ ही दिनों बाद जापानीज़ ने अंडमान निकोबार आइलैंड पर अपना कैप्चर किया, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को सुभाष बोस की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसको सौंप दिया गया। जब वो दे दिया गया तो उसका नाम शहीद रखा गया। तो इस तरीके से क्लैंग तक तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कोहिमा, उखराल, यहाँ तक जो सुभाष बोस की आर्मीज़ पहुँच गई थी, ऐसा लग रहा था कि इंडियन बहुत जल्दी यहाँ पर बहुत टफ फाइट होगी, और टफ फाइट हुई भी। बहुत ट्राई कलर झंडा लहराया गया भारत का, और भारत में ज़बरदस्त उसका स्वागत हो रहा था कि सुभाष बोस जो ये लाखों की आर्मी लेकर के इंडिया पर रेड कर रहे हैं, ये कंप्लीट फ्रीडम के लिए, टोटल वॉर के लिए, तो इंडियन पब्लिक उसके लिए तैयार हो रही थी, बिल्कुल रेडी थी। और इसके रिएक्शन में नेवल रिवोल्ट और ये सब बाद में जो हुए वो इसी का रिएक्शन था। तो पैट्रियाटिज़म की इतनी तेज एक फर्वर था, पैट्रियाटिज़म का बहुत एक स्ट्रॉन्ग जो अपील थी वो क्रिएट हो गई। लेकिन ब्रिटिशर्स आर्मीज़ जो रिट्रीट हो रही थी, जैसे ही मौसम ठीक हुआ तो ये क्लांग की पोस्ट दोबारा ले ली गई, और इसी समय एक बहुत बड़ा काम हुआ। जापानीज़ जो थे वो पर्ल हार्बर के अटैक में इन्वॉल्व हो गए, जापानीज़ अमेरिका के साथ वॉर में इन्वॉल्व हो गए। और सुभाष बोस की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने जो इंडियन गवर्नमेंट बनाई है वहाँ पर, उस गवर्नमेंट को एक्सिस पावर्स ने तुरंत रिकॉग्नाइज भी कर दिया। जर्मनी ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, जर्मनी के साथ इटली ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, और सुभाष बोस ने वहाँ से ब्रिटेन और यूएसए के ऊपर वॉर डिक्लेयर किया। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा एफर्ट था कि इंडियन नेशनल आर्मी वॉज इन वॉर विद यूएसए एंड ब्रिटेन, ये डिक्लेयर था। और बहुत सारी गवर्नमेंट से, ये बहुत सारी गवर्नमेंट जो एक्सेस पावर्स थी, बहुत सारी गवर्नमेंट से ये जो बोस की जो आर्मी थी और बोस की जो इंडियन गवर्नमेंट थी जो इस्टेब्लिश करी गई थी, ये रिकॉग्नाइज थी। तो ये इसके बाद जो जापानीज़ थे वो हवाई आइलैंड में जो पर्ल हार्बर का अटैक था उसमें इन्वॉल्व हो गए, और उसके बाद वहाँ उन्होंने बहुत एक बड़ी गलती कर दी कि अमेरिका का बेस उन्होंने ख़त्म किया, लेकिन जहाज़ रिपेयर करने वाली जो जगह थी जहाँ पर जहाज़ रिपेयर होते थे उस पर उन्होंने बॉम्बिंग नहीं करी। तो बस एक हफ्ते के अंदर ही अमेरिका दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार हो गया, और उसके बाद तो फिर ट्रूमैन बॉम्ब गिराने के लिए तैयार हो गई जापान के ऊपर, बिल्कुल किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं थे। तो इस तरह से जब ये अमेरिका के साथ इन्वॉल्व हो गए तो जापान का जब पीछे से जो सपोर्ट मिल रहा था, जापानीज़ आर्मी को बैंकॉक से वहाँ से रिट्रीट होना पड़ा, पूरा वापस होना पड़ा। सारी जापानीज़ आर्मी जब वहाँ से वापस हो गई तो बोस की जो आर्मी थी उसकी तो स्ट्रेंथ ही मतलब कुछ लाख थी, रिड्यूस हो गई, ख़त्म हो गई। तो इस वजह से जो जापान पर्ल हार्बर में इन्वॉल्व हुआ, और उसके बाद जापान का जो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो मार्शल जुकोव के आगे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने जो सरेंडर किया है,
यूएस से मसूरी पर जाकर उसने इंडियन नेशनल आर्मी का जो फेट था वो डिसाइड कर दिया। सुभाष बोस ने अभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने ये समझा कि अगर वो यूएसएसआर चले जाएं, क्योंकि यूएसए यूएसएसआर के अगेंस्ट था, अगर वो यूएसएसआर सोवियत यूनियन चले जाएं तो वहाँ पर जाकर वो इंडिया को फ्री करा सकते हैं। तो प्लेन से उन्होंने पहले टोक्यो जाने और यूएसएसआर जाने की पूरी प्लानिंग बना ली। लेकिन एक जापानीज़ ऑफिशियल वर्जन है कि वाइल गोइंग फ्रॉम प्लेन 18 अगस्त 1945 को उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात पर बिलीव नहीं करते हैं। उनका मानना है कि सुभाष बोस सोवियत संघ पहुँचे और अभी तक ये मिस्ट्री बनी हुई है। गवर्नमेंट भी इस फाइल की जांच करती रहती है कि बोस है कि नहीं है। ये तो 50 साल तक इशू चला रहा कि वो जिंदा है कि नहीं है। अब तो खैर बहुत समय हो गया है, तो अब तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये भारतीय इतिहास का बहुत एक मिस्ट्री रही है कि सुभाष बोस इज़ अलाइव। और बंगाल के लोग तो ये मानते ही हैं कि बोस जिंदा हैं और वो आएंगे भारत को आज़ाद कराने के लिए। ये तो मानते रहे हैं 50 साल तक। तो इस तरीके से जापानीज़ ऑफिशियल वर्जन ये था कि उनकी डेथ हो गई। और बहुत कम लोग सुभाष बोस की वाइफ के बारे में जानते हैं, एमिली स्कॉली। तो उन्होंने मैरिज भी करी और उनकी एक बेटी भी थी। तो लेकिन ये बातें कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, मैं केवल एक इंटरेस्ट के लिए आपको बता रहा हूँ। तो और लेकिन कुल मिलाकर के उस प्लेन क्रैश में सुभाष बोस की डेथ हुई और उसके बाद जो इंडियन नेशनल आर्मी थे उनके लोगों को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद इंडिया में इतना ज़बरदस्त मूवमेंट उठा कि चाहे इन्होंने जो किया हो, इनको फांसियां नहीं दी जाएंगी। और उन पर ट्रायल किए गए। सरकार इतने प्रेशर में थी कि लाल किले में ट्रायल करने पड़े। उनके ट्रायल बंद कोर्ट में नहीं हुए, लाल किले में ओपन ट्रायल हुए। और जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, इन लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार अपना कोट पहना। जो वकालत उन्होंने सीखी थी वो पहली बार उन्होंने INA के वॉर प्रिजनर्स के पक्ष में, यानी पूरा इंडिया, गांधी, नेहरू सब लोग इस फेवर में थे कि इनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो सज़ा नहीं दी गई। इतना ज़बरदस्त मूवमेंट था कि उनको क्रिमिनल घोषित किया गया। उनको वॉर का कि उन्होंने वॉर किया, ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर किया, ये जजमेंट दिया गया। इसके बावजूद उनको कहा गया कि पब्लिक का विल नहीं है, इसलिए इनको छोड़ा जाता है। तो ये गुरदयाल सिंह, ढिल्लो, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के, मोहन सिंह, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, सबको छोड़ा गया। और ये जो वॉर हुआ है, इस वॉर में जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो प्रिजनर्स थे उनको नेशनल हीरोज़ की तरह ट्रीट किया गया। हालांकि जापान की डिफीट के बाद ये इंडियन नेशनल आर्मी की सिग्निफिकेंस इंडिया को फ्री कराने में उतनी नहीं रह गई। लेकिन फिर भी ये पेट्रियाटिज़म का एक बर्निंग एग्जाम्पल था, जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत रेयर ऐसे केसेस हैं। बोस के इक्विवेलेंट तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो हैं, जैसे सूर्य सेन की चटगांव रेड है या भगत सिंह का वर्क है, तो इतना सिस्टमैटिक और इतना ऑर्गेनाइज्ड वर्क किसी ने इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए नहीं किया। राजा महेंद्र प्रताप ने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करी थी, लेकिन इस तरह से कोई कंपेरेबल नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। बोस का एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट था और ये एफर्ट इसीलिए आज तक आर्मी में जय हिंद की जो बोस का जो फेमस नारा है वो, और साथ में दिल्ली चलो का नारा, ये आज तक फेमस है। तो ये इनको अडॉप्ट किया गया और इनकी किसी भी तरह से इनका स्टेटस महात्मा गांधी से कम नहीं है इंडिया में। सो ये हमारी इंडियन नेशनल आर्मी एंड फॉरवर्ड ब्लॉक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।